सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए। देखिए बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो जर्नल एंट्री का पार्ट 2 है। कल की क्लास में हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिसका हमने 4 पॉइंट कर लिए थे। गुड्स परचेज फॉर कैश, यानी नगद माल खरीदने की एंट्री अपन ने कल कर ली थी। उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन 5वां पॉइंट लेते हैं। इसमें अपन लेते हैं गुड्स परचेज और रुपीज 1 लाख एंड पेड बाय चेक। ठीक है, माल खरीद रहे हैं और चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर 2 अकाउंट आएंगे। माल खरीदने पर एक तो आएगा आपका परचेज अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है, अपने व्यापार का सबसे बड़ा खर्चा है और हम सभी खर्चों को नियम के हिसाब से डेबिट करते हैं। चेक से पेमेंट करेंगे तो यहां पर आपका अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि आप जब चेक से पेमेंट करते हैं तो बैंक आपका यहां पर पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट पे नियम लगता है बच्चों, गिवर विल बी क्रेडिट। रिसीवर यानी पाने वाला व्यक्ति डेबिट होता है, गिवर यानी देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। तो नियम के हिसाब से यहां पर एंट्री बनेगी गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। तो परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। 1 लाख रुपए से एंट्री करेंगे गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। चेक का पेमेंट तुरंत हो जाता है, इसलिए परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक करेंगे। तो बताइए पॉइंट नंबर 5 की ये एंट्री आज की आपको क्लियर है क्या? आज की एंट्री क्लियर है? ओके। देखिए बच्चों, इसके बाद में हम लेते हैं पॉइंट नंबर, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 में अपन क्या बात करेंगे? हमने अभी तक नगद माल खरीदने की बात कही है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर रुपीज 1 लाख रुपीज। ठीक है, चलो अमाउंट चेंज कर लेते हैं। 2 लाख रुपए का हमने राम से माल खरीदा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका, एक तो आ जाएगा परचेज और एक आ जाएगा आपका राम। और राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि पर्सन का नाम है। और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग गिवर यानी देने वाला व्यक्ति, जब हम राम से माल खरीदेंगे तो राम देने वाला व्यक्ति है और देने वाले व्यक्ति को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, नरेशन हो जाएगा परचेज्ड गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अमाउंट हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए। ठीक है, सिंपल वे में अपन बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे डिस्काउंट पे भी पहुंचेंगे और हम ड्राइंग्स वाली एंट्री, चैरिटी वाली एंट्री, लॉस बाय फायर वाली एंट्री, सारी एंट्रीज पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और जीएसटी वाली एंट्रीज पे भी हम पहुंचेंगे। तो पॉइंट नंबर 6 सभी स्टूडेंट्स का अगर क्लियर है तो बताइए फटाफट। सारी स्क्रीन नहीं आ रही। रौनक, आपको कौन सी एंट्री समझ में नहीं आई? नंबर बताओ बेटा, मैं वापस समझा दूंगा। पांच वाली, ठीक है, वापस रिपीट कर देते हैं 5 वाली। देखिए बच्चों, 5 वाली एंट्री में वापस बोलता हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है? गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए का हमने माल खरीदा है और एंड पेड बाय चेक,
यानी 1 लाख रुपए का जो पेमेंट है ना वो अपन ने चेक से कर दिया। और जब भी अपन चेक का पेमेंट करते हैं, चेक से पेमेंट करते हैं, किसी को भी चेक देकर आते हैं, तो उस चेक का पेमेंट हम नहीं करते हैं, बैंक करता है। तो बैंक हो जाता है यहाँ पर देने वाला व्यक्ति, और देने वाले व्यक्ति के हिसाब से गिवर विल बी, यानी देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है, इसलिए हमने उसको जर्नल एंट्री में क्रेडिट किया है। अब बताइए पॉइंट नंबर 5 क्लियर है क्या रौनक? ओके। और पॉइंट नंबर 6 सबका क्लियर है? पॉइंट नंबर 6 में आपको कुछ नहीं करना, उधार माल खरीद रहे, जिस भी व्यक्ति खरीदोगे वो व्यक्ति देने वाला व्यक्ति होता है, और देने वाले व्यक्ति को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? अनुज बेटा आपको कौन सी एंट्री समझ में नहीं आई? नंबर बताएं एंट्री का, कौन सी समझ में नहीं आई आपको? 5 वाली, 5 वाली आपको समझ में नहीं आई? 5 वाले, माल खरीदने पर अपन परचेज अकाउंट डीआर करते हैं। माल खरीदने की सिंपल सी एंट्री है। परचेज को डीआर इसलिए करते हैं क्योंकि परचेज व्यापार का खर्चा है, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से हमारा नियम होता है ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड। अच्छा, मैं आप लोगों को सजेशन करूंगा बच्चों, आज वाली क्लास अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहा है और उसने कल वाली क्लास नहीं देखी हो, तो उसको कल वाली क्लास पहले देखनी चाहिए थी, उसके बाद में आगे की ये चीजें क्लियर होंगी। तो आगे से आप जब भी ध्यान रखें, जब भी आप कोई क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो उससे पहले वाली क्लास आप जरूर देख लें, क्योंकि कई सारी चीजें अपन ने पिछली क्लास में बताई हुई होती हैं। तो अपन जब भी माल खरीदते हैं परचेज अकाउंट को डीआर करते हैं, क्योंकि ये व्यापार का सबसे बड़ा खर्चा होता है। और पेमेंट अगर नगद कर रहे होते, अभी मैंने पिछली एंट्री में समझाया था 5 नंबर पे, नगद माल खरीदने पर अपन ने कैश अकाउंट को सीआर किया था, लेकिन ये हम नगद नहीं दे रहे, हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। अब आप चाहे चेक से पेमेंट करो, चाहे आप पेटीएम से पेमेंट करो, चाहे फोन पे से करो, चाहे गूगल पे से करो, किसी से भी करो, मोबाइल से भी ट्रांसफर करते हो, तो भी आपको यहाँ पर पेमेंट में बैंक ही लिखना पड़ेगा, यानी कि उसका पेमेंट कौन दे रहा है? बैंक ही दे रहा है। अब बताइए अनुज, आपको क्लियर हो गई क्या एंट्री नंबर 5? ओके, चलिए एंट्री नंबर 6 आपकी कंप्लीट है, क्योंकि हमने यहाँ पर राम से माल खरीदा है। अब एंट्री नंबर 7 लेते हैं और देखते हैं एंट्री नंबर 7 में क्या बात हमारे सामने आती है। देखिए एंट्री नंबर 7 में हम लिखना चाह रहे हैं गुड्स परचेज क्रेडिट और ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का उधार माल खरीदा। इस पॉइंट का मतलब है बच्चों गुड्स परचेज क्रेडिट फॉर 2 लाख रुपीज, यानी 2 लाख रुपए का हमने माल उधार खरीदा। अब उधार खरीदा, किससे खरीदा पता नहीं है, नाम नहीं दे रखा है। अगर जिससे खरीदा हो उसका नाम नहीं दे रखा हो तो आप क्या लिखोगे? सप्लायर लिखोगे। ठीक है, या तो सप्लायर लिख लो या फिर आप क्रेडिटर लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको सही लगे, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। और क्रेडिटर जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से गिवर यानी कि देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है। तो राम का मतलब यहां पर जिससे खरीदा उसका नाम नहीं दे रखा है, तो आप क्या करेंगे? सप्लायर का नाम लिख देंगे, सप्लायर्स अकाउंट। हम यहां लिख देंगे गुड्स परचेज और क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। बताइए एंट्री नंबर 7 क्लियर? एंट्री नंबर सभी स्टूडेंट्स की क्लियर है? जिसके क्लियर नहीं हो नो कर देना, और जिसके क्लियर हो यस कर देना फटाफट, ताकि अपन आगे बढ़े। वेरी सिंपल एंट्री है बच्चों, क्योंकि परचेज मैं परचेज की एंट्री ले रहा हूं अभी, अब मैं सेल्स की एंट्री लेने वाला हूं। अनुज बेटा आप समझने की कोशिश करो, देखो जब भी अपन माल खरीदते हैं परचेज अकाउंट डीआर कर रहे हैं, आप मुझे एक चीज का रिप्लाई दो सबसे पहले, बाकी स्टूडेंट रिप्लाई नहीं देंगे। आप सबसे पहले मुझे एक रिप्लाई दो, परचेज अकाउंट को डेबिट हम कर रहे हैं माल खरीदने पर, यह बात समझ में आई कि नहीं आई? परचेज अकाउंट को हम डीआर कर रहे हैं माल खरीदने पर, यह बात समझ में आई या नहीं आई? अनुज आप बताएं।
आ गई बात समझ में? ठीक है, बस अगर ये बात समझ में आ गई तो कोई समस्या ही नहीं है बेटा, ठीक है ना। अगर परचेज अकाउंट डीआर समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। परचेज अकाउंट डीआर कर दिया, ओके। अब आप या तो नगद खरीदोगे या फिर आप उधार खरीदोगे, और हमने यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार होता है। यहां पर जो मैंने क्रेडिट लिखा है, गुड्स परचेज क्रेडिट, इसका मतलब है उधार। और जब भी उधार माल खरीदते हैं तो कैश नहीं लिखते, जिससे उधार खरीदा है उसका नाम लिखते। जैसे पॉइंट नंबर 6 में जिससे माल खरीदा था उसका नाम दे रखा था, जिससे माल खरीदा था उसका नाम दे रखा था, लेकिन तो हमने उसका नाम लिख दिया जर्नल एंट्री में, टू राम अकाउंट। और इस एंट्री में पॉइंट नंबर 7 में नाम नहीं दे रखा मैंने, देखो ये ट्रांजेक्शन है, इस ट्रांजेक्शन में नाम नहीं लिखा हुआ है किससे माल खरीद रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सप्लायर अकाउंट लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट लिखेंगे। अब बताइए क्लियर हो गया क्या? ओके। हाँ, तो ऐसे जो भी डाउट हो वो आप पूछते रहना, और फिर भी अगर मान लो आपको कोई डाउट लगता है तो आप निश्चिंत रहें, अपन ऑफलाइन क्लास में भी मिल रहे हैं तो वहां पर भी अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर मान लो ऑफलाइन क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं आता है, स्कूल में पूछ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाउट एक एक स्टूडेंट का हम क्लियर करेंगे। तो बच्चों ये माल खरीदने वाली एंट्री मैंने यहाँ पर लगभग सारी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिंपल एंट्री लेता हूं आगे, माल बेचने की, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर की एंट्री में मैंने लिखा बच्चों, गुड्स सोल्ड फॉर, गुड्स सोल्ड फॉर ₹50,000। ध्यान दीजिएगा, माल बेचा, ठीक है, माल बेचा, लेकिन यहां पर यह नहीं लिखा हुआ नगद बेचा या उधार बेचा। तो माल बेचने पर पहली बात तो हम ध्यान रखें कौन से अकाउंट आएंगे, उनको अपन क्लियर करते हैं एक बार। माल बेचने पर इस ट्रांजेक्शन को सबसे पहली बात तो अपन क्लियर कर लें, उधार मानेंगे या नगद मानेंगे। आप में से कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या, इस लेन देन को हम उधार माने या नगद माने? बताइए फटाफट। केवल लिखा हुआ है माल बेचा, माल बेचा लिखा हुआ है, माल बेचा लिखा हुआ है, इसको हम नगद माने या उधार माने? बताइए। अच्छा, यानी कई बच्चों को थोड़ा सा डाउट है। देखो बच्चों मैं क्लियर करता हूं, सुनना ध्यान से। जब तक कैश वर्ड लिखा हुआ नहीं आ जाए या नगद लिखा हुआ नहीं, मतलब जब तक क्रेडिट लिखा हुआ नहीं आ जाए या व्यक्ति का नाम नहीं आ जाए, तब तक वो उधार नहीं होता। क्या बोला मैंने? जब तक क्रेडिट शब्द लिखा हुआ नहीं आ जाए, यानी उधार लिखा हुआ नहीं आ जाए या व्यक्ति का नाम नहीं आ जाए, तब तक वो लेन देन नगद का ही होता है। इसमें ना तो व्यक्ति का नाम दे रखा है, ना इसमें कैश दे रखा है, ना इसमें उधार दे रखा है, तो इस लेन देन को बच्चों हम क्या मानेंगे, कैश मानेंगे, ये ध्यान रखना। इस लेन देन को हम कैश का लेन देन मानेंगे, नगद का लेन देन मानेंगे। तो इसमें जो हम एंट्री करने वाले हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। क्या एंट्री करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला अकाउंट जो होगा वो होगा आपका कैश अकाउंट, कैश अकाउंट आएगा, और एक आएगा आपका सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब कौन सा अकाउंट किस प्रकृति का मैं भी आपको समझा रहा हूं। कैश अकाउंट आएगा आपका एक तो रियल अकाउंट, ठीक है, और रियल अकाउंट में लगेगा नियम व्हाट कम्स इन, यानी व्यापार में आने वाली वस्तु। और सेल्स अकाउंट है आपका नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से है इनकम, और नियम है ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेज आर क्रेडिटेड। अब सुनो बच्चों, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि हमने माल बेचा है 50,000 रुपए का, तो ये लेन देन कौन सा हुआ, नगद लेन देन हुआ। और नगद लेन देन अगर हुआ है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो जब भी हम माल बेचेंगे तो कैश व्यापार में आएगा। जब भी कैश व्यापार में आएगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। देखो कैश की दो ही कंडीशन है, या तो व्यापार में आएगा या व्यापार से जाएगा। अगर व्यापार में कैश आ रहा है तो नियम लगेगा आने वाली वस्तु को डेबिट करो, यानी व्हाट कम्स इन डेबिट। और कौन सी प्रकृति का खाता है, रियल अकाउंट। देखो बच्चों आपको यह पता होना जरूरी है कि रियल अकाउंट कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है,
और नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है, ये बात मैंने कल वाली क्लास में बताई है। ठीक है, तो रियल अकाउंट कैश अकाउंट को हम बोलते हैं क्योंकि एक वस्तुगत खाता होता है, आने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं, इसलिए हम यहां पर डेबिट कर रहे हैं। और सेल्स हमारे व्यापार की इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है, वैसे दो लाइन होती है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड, समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट करते हैं, और समस्त आय एवं लाभ को, सॉरी मैंने यहां पर एक्सपेंसेज लिख दिया, एक्सपेंसेज नहीं आएगा, यहां पर आएगा प्रॉफिट। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिटेड। अब एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड, और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना सा ही लिखना है, गुड्स सोल्ड। नगद का लेन देन है और नगद के लेन देन से हम एंट्री करेंगे। अब बताइए पॉइंट नंबर 8 क्लियर हो गया क्या? अब सुनो बच्चों, हाँ, अब मैं एक पॉइंट नंबर 9 और ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 9 मैंने लिखा गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹50,000। अब मैंने यहां पर लिख दिया नगद माल बेचा, गुड सोल्ड फॉर कैश, सोल्ड का मतलब बेचना होता है, गुड सोल्ड फॉर कैश, यानी हमने नगद माल बेचा। अब सुनना, नगद माल बेचा या केवल माल बेचा, दोनों जो लेन देन होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आपने या तो माल बेचा या माल नगद बेचा, दोनों लेन देन एक जैसे होते हैं, इसलिए यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो अकाउंट आएगा वही कैश अकाउंट आएगा, क्योंकि हम माल नगद बेच रहे हैं और नगद बेचने पर कैश व्यापार में आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को हम डीआर करेंगे रियल अकाउंट के हिसाब से, और व्हाट कम्स इन के हिसाब से हम इसको डेबिट करेंगे। सेल्स यानी कि माल बेचा और माल बेचने पर इनकम है, इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बताइए पॉइंट नंबर 9 क्लियर है क्या? पॉइंट नंबर 9 सभी का क्लियर है? दोनों एंट्री नगद माल बेचने की है बच्चों, दोनों एंट्री नगद माल बेचने की है। ओके, अब सुनो, एक थोड़ा सा इस पॉइंट के अंदर ट्विस्ट और लाते हैं, सुनना ध्यान से। पॉइंट नंबर 10 मैंने आपके सामने लिया, मैंने लिखा गुड्स सोल्ड टू विनोद फॉर कैश ₹50,000। इसका मतलब है विनोद को हमने नगद माल बेचा, विनोद को नगद माल बेचा। ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम नगद माल बेच रहे हो, तब भी हम नगद माल बेच रहे हो और व्यक्ति का नाम अगर एंट्री में आ रहा हो तो उसे हम एंट्री के अंदर लेंगे या नहीं लेंगे, यस या नो में रिप्लाई दीजिए। जब भी किसी व्यक्ति को नगद माल बेच रहे हो, नगद भी आ रहा है और व्यक्ति का नाम भी आ रहा है, तो बताइए एंट्री में व्यक्ति का नाम लेंगे या नहीं लेंगे, बताइए फटाफट। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जब हमने नगद माल बेच दिया, किसी व्यक्ति को नगद पैसा लेके उसको माल दे दिया, तो कितने जनों को नगद बेचा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब उधार माल बेचते हैं तो व्यक्ति का नाम लिखना जरूरी होता है, इसलिए कहते हैं नगद माल बेचने पर व्यक्ति का नाम नहीं लेना है। तो एंट्री आपकी बिल्कुल वही होगी, कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, कैश, कैश लिखा हुआ है ना, इसलिए व्यक्ति का नाम लिखा हो पॉइंट नंबर 10 में या नहीं लिखा हो पॉइंट नंबर 9 में, नगद का लेन देन ही कहलाएगा। तो यहां पर विनोद का नाम नहीं लेना है, आपको एंट्री वही करनी है, कैश अकाउंट DR2 सेल्स अकाउंट। अब देखो, नगद माल बेचने की 3 एंट्री हो गई, पॉइंट नंबर 10 हो गया, व्यक्ति का नाम और नगद दोनों है, एंट्री नगद की है। केवल नगद दे रखा है, व्यक्ति का नाम नहीं है, व्यक्ति का नाम नहीं है,
तो ऐसी कंडीशन में ये भी नगद की एंट्री है। व्यक्ति का नाम भी नहीं है और कैश भी नहीं है, तो भी इस एंट्री को हमने क्या माना है, नगद माना है। ये ध्यान रखना। तो नगद तीन तरह से पूछा जा सकता है। एक तो बोला जाएगा माल बेचा, एक बोलेगा माल नगद बेचा, फिर एक बोलेगा इस व्यक्ति को नगद माल बेचा। तीनों की एंट्री एक जैसी बनेगी, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। अब मुझे बताइए पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 सभी बच्चों का अच्छे से क्लियर हो गया क्या? ओके बच्चों, देखो इन सब की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप भले ही रोज का कम पढ़ो, लेकिन जो भी पढ़ो वो रिवाइज होना चाहिए, वो याद होना चाहिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 11 की। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 में मैंने लिया एक सेंटेंस से बहुत कुछ बदल जाएगा। ये लो, गुड्स सोल्ड टू विनोद फॉर ₹50,000। अब बताओ ये लेन देन उधार का है या नगद का है? ये लेन देन उधार का है या नगद का है? अब बोलो फटाफट। वेरी गुड बच्चों, इसका मतलब आप क्लास को बहुत ध्यान से सुन रहे हो, और क्लास को जो बच्चा ध्यान से सुनेगा, समझने का प्रयास करेगा। देखो 1 घंटे की जो अपनी क्लास होती है, इस 1 घंटे की क्लास में आपको यहाँ पर फोकस करना है क्लास पे, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। वेरी गुड बच्चों, यानी कि यहाँ पर देखो कैश लिखा हुआ नहीं है, लेकिन व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। कैश तो 8वें नंबर के पॉइंट में भी नहीं था, लेकिन यह व्यक्ति का नाम भी नहीं था, इसलिए हमने उसको नगद माना था। लेकिन पॉइंट नंबर 11 में भले ही केस नहीं है, लेकिन व्यक्ति का नाम दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में उसे हम उधार मानेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। अब अगर उधार मानेंगे तो यह तो क्लियर हो गया कि कैश नहीं आएगा, क्योंकि माल हम उधार बेच रहे हैं। अब उधार बेच रहे हैं, जिस व्यक्ति को बेच रहे हैं उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति पाने वाला व्यक्ति है, और पाने वाले व्यक्ति को पर्सनल अकाउंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिसीवर। रिसीवर विल बी डेबिट, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, इसलिए यहां पर व्यक्ति का नाम लिखेंगे बच्चों, कैश की जगह विनोद लिखेंगे। विनोद अकाउंट, विनोद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, विनोद अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिख देता हूं फॉर गुड्स सोल्ड टू विनोद। ये उधार की एंट्री है बच्चों, और उधार की एंट्री में आपको व्यक्ति का नाम लिखना पड़ेगा। बताइए यहां तक बात क्लियर है क्या सभी को? ये वाली एंट्री है सभी बच्चों की क्लियर हो गई क्या? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 12, इसमें मैं लिखता हूं गुड्स सोल्ड क्रेडिट, गुड्स सोल्ड क्रेडिट फॉर ₹50,000। क्रेडिट लिख दिया या व्यक्ति का नाम लिख दिया, लेन देन हमेशा उधार का रहेगा। व्यक्ति का नाम लिख दिया या उधार लिख दिया, या यूं कहो क्रेडिट लिख दिया, लेन देन हमेशा उधार का रहेगा। फिर बात आएगी सर व्यक्ति का नाम नहीं दे रखा, तो फिर क्या लिखेंगे? आप में से कोई बता सकता है क्या? जिसको माल बेचा हो उसका नाम नहीं दे रखा हो, तो जर्नल एंट्री में अपने को क्या लिखना चाहिए? बताइए जरा, किसको याद है? व्यक्ति का नाम नहीं दे रखा हो तो क्या लिखना चाहिए? बताइए देखिए। जिसको उधार माल बेचा गया हो, और जिस व्यक्ति से हमें पैसा लेना हो, और जो व्यक्ति पैसा देने वाला हो, बताइए उसे क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति को हमने उधार माल बेचा हो और जो व्यक्ति पैसा देने वाला हो, तो बताइए उसे हम क्या कहते हैं? जो बच्चे गलत रिप्लाई दे रहे हैं ना, बहुत गलत रिप्लाई दे रहे हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो।
जिस व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं, आप माल किसको बेचोगे? कस्टमर को बेचोगे या सप्लायर को बेचोगे? सप्लायर से तो खरीदते हैं, हम तो यहां बेच रहे हैं, और बेच रहे हैं तो यहां पर कस्टमर का नाम नहीं आना चाहिए क्या? बेच रहे हैं तो कस्टमर आएगा, या तो आप कस्टमर लिखो या फिर आप डेटर लिखो, या तो आप कस्टमर लिखेंगे या डेटर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को माल बेचते, मैं हिंट दे तो रहा हूं आपको, जिसको हमने उधार माल बेचा हो और जिसने अभी तक पैसा नहीं दिया हो, पैसा देने वाला हो, और देने वाले को देनदार कहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले 10 तारीख को सेकंड टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, देनदार किसे कहते हैं? तो देनदार जो होता है वो व्यक्ति होता है जिसे हमने उधार माल बेचा है, पर्सनल अकाउंट में आता है, और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से पाने वाले व्यक्ति को, रिसीवर को डेबिट करते हैं। इसलिए हम यहां पर नाम लिखेंगे, व्यक्ति का नाम नहीं दे रखा है तो कस्टमर लिखेंगे, कस्टमर अकाउंट या टू सेल्स। नरेशन लिख देंगे, फॉर गुड्स सेल्ड, गुड्स सोल्ड क्रेडिट। अब बताइए, एंट्री नंबर 11 सभी बच्चों की क्लियर हो गई क्या? गलतियां नहीं करनी है, गलतियों को सुधारना है, क्योंकि गलतियां करोगे तो दिक्कत रहेगी। बस बिल्कुल ऐसे ही डाउट क्लियर करना है अपने को सबको। मैं भिड़ते पहले आपको डिस्काउंट वाली वो सारी एंट्री नहीं करवा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको सिंपल सिंपल एंट्री करवा रहा हूं। तो देखिए, एंट्री नंबर 11 से लेकर अब से शुरू से लेकर अब तक अपन ने क्या क्या किया है, मैं एक बार सारी चीजों का रिवाइज करा देता हूं आपको, सारी चीजों का रिवाइज करवा देता हूं। देखो, सबसे पहले तो हमने बिजनेस स्टार्ट करने वाली एंट्री की थी, जिसमें बिजनेस हमने स्टार्ट किया था कैश से, ठीक है। और कैश हमारा रियल अकाउंट है, आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं, और व्यापार का स्वामी पैसा देने वाला है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो पहली एंट्री में हमने कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट किया था, क्योंकि नगद से व्यापार प्रारंभ किया था। इसके बाद दूसरी एंट्री में हमने संपत्तियों से व्यापार प्रारंभ किया था, तो सभी संपत्तियों को व्यापार में आने वाली है, इसलिए उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए मैंने सारी संपत्तियों को डेबिट किया था, कैश अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। और अपन जानते हैं सारी एसेट्स का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होता है, लेकिन अगर प्रश्न में लायबिलिटी नहीं दे रखी हो तो वो टोटल बराबर कैपिटल के ही होगा। इसलिए हम क्या कहेंगे, आपकी पहली एंट्री कैश अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, बिल्डिंग अकाउंट डीआर, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, ये हमने दूसरी एंट्री की थी। तीसरी एंट्री में हमने क्या किया था, संपत्तियों को भी लिया था और दायित्वों को भी लिया था, ठीक है। और हमने एंट्री में क्या किया था, सारी संपत्तियों को डीआर कर दिया था और सारे दायित्वों को सीआर कर दिया था। और संपत्तियों में से दायित्वों को घटाकर, ये देखो यहाँ फॉर्मूला लगाया था अपन ने कैपिटल निकालने के लिए, असेट्स माइनस लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या था, क्रेडिटर्स, तो हमारी कैपिटल आ गई थी 12,50,000। तो कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग आप अच्छे से देखिएगा। और देखो, आपको पढ़ने का तरीका मैं बताऊं क्या, कैसे पढ़ना है। आप सभी को अपनी कॉपी मेंटेन करनी है, रोज का वर्क करना है। एग्जाम, फाइनल एग्जाम जब आपका होएगा अप्रैल में, मार्च में, तब तक आपके पास इतना सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो एक साथ कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो रोज की क्लास रोज करना है आपको, ठीक है। आज की क्लास हुई, कल की क्लास हुई, दोनों को ध्यान से समझना है, पढ़ना है। अभी क्लास चल रही है, समझो आराम से, कॉपी पेन साथ में रखो, काम की चीज लिख लो, ठीक है। फिर बाद में जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, पीडीएफ से पूरा मैटर उतार लो, मैटर पूरा उतार लो, उतार के रख लिया, कॉपी सामने रख ली, पेंसिल वगैरह रख ली, अब रिकॉर्डिंग दोबारा चलाओ, मैटर पूरा उतारने के बाद रिकॉर्डिंग दोबारा चलाओ। तो उससे क्या होगा, वो डबल चीज जब आप सुनोगे और खुद के हाथ से लिखोगे, चीजें आपके आराम से दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। चौथी एंट्री अपन ने नगद माल बेचने की, खरीदने की थी, तो नगद माल खरीदने की एंट्री अपन कर चुके हैं, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। आज की एंट्री अपन ने माल खरीदने की है, पेमेंट चेक से किया है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, उधार माल खरीदने की एंट्री हो गई, फिर उधार माल खरीदने की एंट्री हो गई। इसके बाद में अपन ने माल बेचने की एंट्री कर ली, नगद माल बेचा है, नगद माल बेचा है, यहाँ पे भी नगद लिखा हुआ है, व्यक्ति का नाम भी और नगद भी लिखा हुआ है। गुड सोल्ड टू विनोद, ये लिखा हुआ है 50,000, इसकी एंट्री हम कर चुके हैं। उधार माल बेचा, उसकी एंट्री हम कर चुके हैं। अब सुनिए ध्यान से, एंट्री नंबर 12, गुड सोल्ड क्रेडिट टू मोहन फॉर ₹40,000, ठीक है। मोहन को
40,000 रुपए का हमने माल बेचा, तो नाम लिखेंगे मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मोहन से माल खरीद रहे हैं, और मोहन है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से मोहन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। गुड्स सोल्ड टू मोहन क्रेडिट, कितने का, 40,000 रुपए का। अब मैं 2 पॉइंट लिखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 11 हमारा क्लियर है, मोहन को माल बेचा, और मोहन को माल बेच रहे हैं उधार में। पॉइंट नंबर 12 लिखता हूं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सुनना बच्चों ध्यान से, मोहन से चेक रिसीव्ड किया, क्यों रिसीव्ड किया, उधार माल बेचा था ना। 11 नंबर पे अपन ने उधार माल बेचा था, और हमने उससे चेक प्राप्त कर लिया 12 नंबर पे, मतलब अगली डेट पर। मोहन से चेक प्राप्त करेंगे, एंट्री बनेगी बच्चों, पहला अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट, और बैंक है आपका पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर है, और रिसीवर हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। चेक आया और हमने तुरंत बैंक में जमा करा दिया, लिखा हुआ है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चाहो तो लिख लो ऑन सेम डे, यानी उसी दिन हमने बैंक में चेक को जमा करा दिया। तो चेक जिस दिन आया उसी दिन जमा हो गया, बैंक अकाउंट डीआर करोगे। चेक किससे आया, उसका नाम लिखोगे, मोहन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। नियम क्या लगेगा, गिवर, गिवर यानी देने वाला। तो देखो बच्चों, जब चेक आता है तो एक तो होता है पाने वाला और एक होता है देने वाला। पाने वाला व्यक्ति कौन है, बैंक, क्यों, क्योंकि चेक बैंक में जमा करा रहे हैं। और देने वाला व्यक्ति कौन है, मोहन, मोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा आपका, और चेक रिसीव्ड मोहन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे। और आप कहेंगे सर यहाँ अमाउंट तो लिखा ही नहीं आपने। भैया अमाउंट लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, जितने का माल बेचा था उतने का ही तो चेक आएगा। अभी हमने डिस्काउंट की बात की नहीं है, तो जितने का माल बेच रहे हैं उतने का ही चेक आ रहा है, तो हमें एंट्री यहाँ पर 40,000 से ही करनी है। बताइए पॉइंट नंबर 12 क्लियर है क्या सबका, पॉइंट नंबर 12 सभी स्टूडेंट्स का क्लियर है क्या, ओके। अब मैं लेता हूं पॉइंट नंबर 13 और 14, एक साथ लिखूंगा फिर एक साथ समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 13 में मैंने लिखा चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, और 14 नंबर पे मैंने लिखा मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, पहले मैं पॉइंट नंबर 13 समझा रहा हूं। पॉइंट नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, मोहन से चेक रिसीव्ड हो रहा है लेकिन जमा उसी दिन नहीं हो रहा। मोहन से चेक आ तो रहा है लेकिन जमा उसी दिन नहीं हो रहा, किसी और दिन हो रहा है। तो मुझे बताइए, जिस दिन चेक आ रहा है उसी दिन अगर जमा नहीं हो रहा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे। जिस दिन चेक आ रहा है उसी दिन अगर जमा नहीं हो रहा है तो बताइए कौन सा अकाउंट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि जिस दिन चेक आया और उसी दिन अगर जमा हो गया तब तो बैंक अकाउंट डीआर हो जाएगा, क्योंकि वो चेक बैंक में चला गया।
ठीक है। और जिस दिन चेक आया उस दिन जमा नहीं हुआ तो वो चेक हमारे पास एक तरह से किस रूप में है, कैश के रूप में है, इसलिए हम कैश अकाउंट डीआर करेंगे। और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। नियम कौन सा लगेगा, व्हाट कम्स इन, आने वाली वस्तु को डेबिट। और आया किससे, मोहन से। मोहन कौन है, पर्सनल अकाउंट। नियम कौन सा लगता है, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। यहां पर मोहन चेक दे रहा है इसलिए मोहन को क्रेडिट करेंगे और नाम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। चेक कितने का आ रहा है, वही 40,000 का आ रहा है। तो चेक आने की एंट्री जिस दिन जमा नहीं होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, जिस टाइम पर चेक आ रहा है जमा कराने की आगे डेट लिखी हुई होनी चाहिए कि हाँ भाई और डेट पे जमा करा रहे हैं, तभी कैश लिखेंगे। अगर मान लो जिस दिन चेक आया उसी दिन जमा कराने की सूचना नहीं भी दे रखी हो और आगे भी जमा कराने की सूचना नहीं दे रखी हो तो हम क्या करेंगे, उसी दिन उसको डिपॉजिट मान लेंगे। अब देखो चेक आ गया, जमा नहीं हुआ, कैश से हो गया। अब क्या लिखते हैं, मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी मोहन से जो चेक आया था वो अब अपन क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा करा रहे हैं। अब बैंक में अगर जमा करा रहे हैं तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डीआर। पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि चेक कहां जमा कराएंगे, बैंक में ही तो कराएंगे। तो बैंक कौन हो गया, पाने वाला व्यक्ति। रिसीवर को बोलते हैं पाने वाला व्यक्ति। देखो थोड़ी बहुत इंग्लिश अपने को आनी चाहिए, आप ये मत समझना कि सर इंग्लिश में बता रहे हैं क्या चीजें हैं, देखो इंग्लिश में ही आगे चलकर अकाउंटिंग चलती है, ठीक है ना। तो और कोई बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं है, आराम से समझ सकते हो आप। तो रिसीवर को हम बोलते हैं पाने वाला व्यक्ति, ठीक है। और चेक किससे आ रहा है, मोहन से आ रहा है। अच्छा मोहन से आने वाला चेक तो पहले आ चुका, अब तो क्या कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं। और जमा करा रहे हैं तो वो चेक किस रूप में लिखा हुआ था, कैश के रूप में, क्योंकि जब चेक आया था तो हमारे पास कैश के रूप में रखा हुआ था। हमने यहाँ पर 13 नंबर पे कैश अकाउंट को डीआर किया था क्योंकि चेक आया था और जमा नहीं करवाया था, इसलिए हमने कैश को डीआर किया था। अब जब उस चेक को जमा कराएंगे अब कैश को हम सीआर करेंगे। और सीआर किस नियम के हिसाब से करेंगे, नियम लगाएंगे बच्चों, व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट का मतलब है जाने वाली वस्तु, और जाने वाली वस्तु क्रेडिट होगी। और जाने वाली वस्तु क्या है, कैश। आप कहेंगे सर जाने वाली वस्तु चेक है ना, चेक जमा करा रहे हैं अपन तो, लेकिन भैया जब चेक आया था तो हमने किस नाम से डेबिट किया था, कैश के नाम से, यानी वो चेक जो अभी तक जमा नहीं कराया है वो हमारे पास कैश के रूप में रखा हुआ है, इसलिए हम कैश अकाउंट को डीआर कर रहे थे। वहां पर कैश अकाउंट को डीआर किया था इसलिए यहां पर कैश अकाउंट को सीआर करेंगे। तो एंट्री बन जाएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, अमाउंट वही 40,000 आएगा। यहां पर नरेशन लिख देते हैं, मोहन्स चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जिस डेट पे जमा करवाएंगे उस डेट पर अपनी से एंट्री को कर लेंगे। अब बताइए बच्चों, एंट्री नंबर 13 और 14 क्लियर है क्या, वेरी गुड बच्चों। आई थिंक आज के लिए काफी है, आज के लिए काफी है बच्चों। बाकी की क्लास अपन कल ले लेते हैं क्योंकि लंबा पढ़ना अपना थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आज की क्लास अपन यहीं पर ऑफ करते हैं।